मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ बर्नहार्ड वारेनियस। यूजीसी का जो थॉट का सिलेबस है भूगोल में, जो भौगोलिक चिंतन के इतिहास का पाठ्यक्रम है, उसमें हम लोगों को कुछ प्रमुख 6 जियोग्राफर्स की स्पेशल स्टडी करनी है। उनमें वारेनियस, कांट, हार्टशोन, शेफर, हम्बोल्ट और रिटर को शामिल किया गया है। ये 6 के 6 बहुत ही महान भूगोलवेत्ता हैं और इसीलिए यूजीसी में सिलेबस में इसको अलग से रखा गया है, इन 6 भूगोलवेत्ताओं को। तो उनमें से हम लोग सबसे पहले को आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो हमारे जियोग्राफर हैं वो हैं बर्नहार्ड वारेनियस। मैं एक बार बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी एंशिएंट क्लासिकल पीरियड और मध्य का जो काल था, जो अंधकार युग और पुनर्जागरण काल और अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान का समय, वो हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने अभी हाल ही में, इसके पहले जब आपको लेक्चर्स मिले थॉट पे, वहां पे हम लोगों ने नियतिवाद, नवनियतिवाद, संभाव्यवाद और संभववाद जैसी जो मौलिक विचारधाराएं हैं भौगोलिक चिंतन में, उनका अध्ययन किया। तो हम लोग थॉट में ऑलरेडी काफी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं और काफी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट 6 जियोग्राफर्स हम लोग को पढ़ने हैं, उनमें पहले जियोग्राफर का अध्ययन करेंगे बर्नहार्ड वारेनियस। दोस्तों, अगर आपने मेरे पुनर्जागरण वाले चैप्टर को देखा होगा तो वहां मैंने वारेनियस पे बात की है। पुनर्जागरण काल का एक पार्ट है जहां पर मैंने बताया है पुनर्जागरण काल के मुख्य भूगोलवेत्ता, उनमें मर्केटर, मूस्टर, प्लूवेरियस जैसे प्रमुख विद्वानों पे बात हुई। वहां पर वारेनियस का भी नाम आता है। वारेनियस, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1622, इनकी हम एक स्टोरी के रूप में समझेंगे। बहुत ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है क्योंकि बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। 1622 में इनका जन्म होता है और जन्म स्थान है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग हम जानते हैं बहुत ही फेमस है जर्मनी में, जर्मनी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर। तो हैम्बर्ग के पास ही में एक स्थान है हिजेकर, वहां पर इनका जन्म होता है और हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से इन्होंने फिलॉसफी, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी में स्टडी की। मतलब कि इन्होंने जियोग्राफी में स्टडी नहीं की थी। आप सोच सकते हैं कि जियोग्राफी में स्टडी ना करते हुए भी एक इतना बड़ा जियोग्राफर ये बन गए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इनकी स्टडी किन सब्जेक्ट्स में हुई? फिलॉसफी, मैथ, बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में इन्होंने स्टडी की और जन्म इनका हुआ हैम्बर्ग के समीप हिजेकर नामक स्थान पर जर्मनी में, और 1622 में इनका जन्म हुआ था। इसके पश्चात जब इन्होंने इस प्रकार की बेसिक शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर ये एम्स्टर्डम चले गए। एम्स्टर्डम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट शहर है नीदरलैंड का, हम जानते हैं। नीदरलैंड में तो बहुत ही फेमस शहर है एम्स्टर्डम, तो खैर वहाँ की राजधानी है। एक शहर और आपने नाम सुना होगा, रॉटरडम और एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है नीदरलैंड का, राजधानी है वहाँ की। और ये जो एम्स्टर्डम है, यहीं पर ये गए, मतलब कि इनकी जो जन्मभूमि है वो जर्मनी है, लेकिन जो इनकी कर्म भूमि है वो नीदरलैंड है। और जब ये एम्स्टर्डम चले गए तो वहां पे इन्होंने जो नौकरी की वो एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में की। मतलब कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट ट्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में भी काफी ज्यादा फेमस है। ये काफी समय से चला आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि अभी आगे जब हम रिटर को पढ़ेंगे, हम बोल्ट को पढ़ेंगे, बहुत ही बड़े बड़े जियोग्राफर्स की स्टडी करेंगे, तो बहुत सारे जियोग्राफर्स ने प्राइवेट ट्यूटर के रूप में काम किया शुरुआत में। बाद में भले वो प्रोफेसर बन गए, कहीं ना कहीं टीचर हो गए, लेकिन स्टार्टिंग जो लोगों ने की वो प्राइवेट ट्यूटर के रूप में की। तो एम्स्टर्डम में एक परिवार में प्राइवेट शिक्षक के रूप में इन्होंने लगभग 3 साल तक 1647 से 1650 तक नौकरी की, काम किया। और हम जानते हैं कि एम्स्टर्डम एक बहुत ही फेमस एक कॉमर्शियल सेंटर है, व्यापारिक केंद्र है, और इसके कारण बहुत दूर दूर से वहां व्यापारी आते रहते हैं। समुद्र का तट भी है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। और आइए एक बार हम लोग एम्स्टर्डम की लोकेशन देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, आपने देखा, और इसके कारण दूर दूर से जो हमारे व्यापारी लोग होते हैं वो यहाँ आते जाते रहते थे उस समय भी। अभी भी बहुत ही फेमस वहाँ सी पोर्ट है वो। और डच व्यापारी जो थे वो अपने व्यापार क्षेत्रों की भौगोलिक दशाओं इत्यादि के विषय में बहुत ज़्यादा जानने के इच्छुक रहते थे। तो कहीं न कहीं बुक्स को लिखने की प्रेरणा इनको वहीं से मिली। ये कोई ऐसे जियोग्राफर नहीं थे कि इन्हें कोई बुक लिखनी है, ना ही इन्होंने जियोग्राफी में कोई स्टडी की थी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनकी स्टडी मैथ में थी, फिजिक्स में थी, फिलॉसफी में थी और बायोलॉजी में थी। लेकिन जब ये एम्स्टर्डम चले गए, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का बहुत ज़्यादा प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जब ये एम्स्टर्डम चले गए तो वहाँ पे एम्स्टर्डम में जाने के बाद वहाँ एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में नौकरी करने लगे। और फिर इन्होंने देखा कि एम्स्टर्डम एक बहुत ही व्यापारिक केंद्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यापारिक केंद्र है, और इनकी मुलाकात होती थी व्यापारियों से। तो व्यापारी लोग भी अपने अनुभव साझा करते थे, दूर दूर से वो यात्राएं करके आते थे। तो इसी संदर्भ में इनकी इच्छा हुई कि मैं इस पे एक बुक लिखता हूँ। तो तभी इन्होंने इतना इन पर प्रभाव पड़ा व्यापारियों से बात करने का कि इनकी भौगोलिक अध्ययन में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी और इन्होंने बुक लिखने का निश्चय किया। और फिर इन्होंने बुक लिखी 1649 में, जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन। और दूसरी इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध बुक है वो है सामान्य भूगोलिया जियोग्राफिया जनरलिस। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं दोनों पुस्तकों के नाम, ये दोनों ही पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर इनसे प्रश्न सीधे सीधे आ जाता है। तो पहली पुस्तक जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन 1649 की, और दूसरी पुस्तक 1650 में सामान्य भूगोल। और मैं एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा कि कुछ पुस्तकों में हो सकता है आपको मिल जाए कि जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन 1644 में लिखी गई। तो उस सन को लेकर इतना परेशान बिल्कुल मत होइएगा आप लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है बुक का नाम आपको याद होना चाहिए और किस विद्वान ने बुक लिखी है वो याद होना चाहिए। अगर सन आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। और सामान्य भूगोल तो 1650 की ये कन्फर्म है, लेकिन जो जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन है इसमें कुछ पुस्तकों में 1644, स्वयं मैं भी जब पढ़ा तो कुछ पुस्तकों में 1644 लिखा गया है और कुछ पुस्तकों में 1649 लिखा गया है। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की तो ज़्यादातर जगहों पे मुझे 1649 देखने को मिला, तो मैंने 1649 को यहाँ पर सही माना है। तो आप 1649 को भी समझ सकते हैं और प्रयास करिए कि इस प्रकार का सन नहीं लिखें तो ही बेहतर है, क्योंकि मेन जो उद्देश्य है वो बुक का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा तो इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स के विषय में। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, श्याम, हो सकता है बहुत सारे लोग श्याम ना समझ पाए। श्याम का मतलब होता है थाईलैंड। जापान और थाईलैंड का भौगोलिक वर्णन, उसी को कहा गया है जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन, उन्होंने कहा है। श्याम का मतलब होता है थाईलैंड और सामान्य भूगोल जियोग्राफिया जनरलिस। अब आइए हम लोग इन बुक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोग इनके विषय में पढ़ रहे थे, इनके जीवन के बारे में थोड़ा जान रहे थे, जो कि ज़रूरी था, उसको भी जानना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब सबसे मेन चीज़ इस लेक्चर पे आते हैं कि हम जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आने जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं और पढ़े भी हैं कि जो भूगोल में विभाजन हुआ, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का, और क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का, तो विद्वान कुछ ऐसा कहते हैं कि वारेनियस ने ही ऐसा विभाजन किया। और प्रश्न आता भी है कि किस विद्वान ने भूगोल में विभाजन करने का काम किया, तो हम उत्तर लगाते हैं, आंसर देते हैं वारेनियस पे। ठीक, तो हम लोग आज इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्या ऐसा है। चलिए देखते हैं। ब्लाश का मैं आपको एक कथन बताता हूँ। ब्लाश ने कहा था कि
वॉरेनियस की आस्था भूगोल के विभाजन में नहीं थी। और जब मैंने खुद इस पे थोड़ी स्टडी की वॉरेनियस के विषय में अच्छे से, तो मुझे खुद लगा कि वॉरेनियस महोदय ने 1650 के आसपास में सारी बुक्स लिखी और विद्वान लोग इस पे बात करना शुरू किए काफी समय बाद, और वो ये कहने लगे कि इन्होंने भूगोल में विभाजन करने का काम किया। लेकिन ब्लास जैसा विद्वान ये कह रहा है कि वॉरेनियस की आस्था भूगोल के विभाजन में कभी भी नहीं थी। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? जब मैंने खुद इस पे अध्ययन किया तो मुझे भी महसूस हुआ, क्योंकि इनकी अगर हम जियोग्राफी जनरलिस को देखें, सामान्य भूगोल को, तो सामान्य भूगोल जो इनकी बुक है, बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं, एब्सोल्यूट पार्ट, रिलेटिव पार्ट और कंपैरेटिव पार्ट। एब्सोल्यूट पार्ट में पृथ्वी के आकार, आकृति, महाद्वीप, महासागर, वायुमंडल का वर्णन किए हैं। रिलेटिव पार्ट में पृथ्वी का अन्य ग्रहों, सूर्य से क्या रिलेशन है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और जो कंपैरेटिव पार्ट है, इसमें नौ संचलन के सिद्धांत इत्यादि का वर्णन किया गया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो इनकी सामान्य भूगोल वाली बुक है, उसमें भौतिक भूगोल की चीजों को शामिल किया गया। तो एक चीज मतलब भौतिक भूगोल का पोर्शन आपको यहाँ मिल गया, और दूसरा इन्होंने सामान्य भूगोल का तात्पर्य लगाया है क्रमबद्ध भूगोल से। मतलब इन्होंने सामान्य भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल कहा है और क्रम से इन चीजों के बारे में बताया है। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो इनकी सामान्य भूगोल वाली पुस्तक है, वो 2 पक्षों को बता रही है। इन्होंने क्रमबद्ध रूप से स्टडी की और भौतिक पक्षों को विशेषता अपनी इस बुक में बताया है, जो कि अभी हमने देखा कि निरपेक्ष भाग में इन्होंने पृथ्वी के आकार, आकृति, महाद्वीप, महासागर, वायुमंडल इत्यादि का वर्णन किया है। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और जो इनकी जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन है, इसमें इन्होंने एक तो प्रादेशिक अध्ययन किया है जापान और श्याम का, दूसरा इन्होंने यहाँ के मानवीय पक्षों का भी अध्ययन किया है। जापान और श्याम अर्थात थाईलैंड के जो लोग हैं, उनके बारे में भी जानकारियां दी, वहाँ के धर्म इत्यादि के बारे में भी इस बुक में लिखा है। तो मतलब जो इनकी पहली बुक है, उसमें ह्यूमन एस्पेक्ट भी है, मानव से संबंधित चीजें भी हैं, मानव भूगोल वाली चीजें भी आ गई हैं, और प्रादेशिक अध्ययन तो है ही, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है 2 प्रदेशों का, इन्होंने कह सकते हैं अध्ययन किया, प्रादेशिक अध्ययन किया है, जापान का और थाईलैंड का। तो प्रादेशिक अध्ययन भी हो गया। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि वारेनियस ने कोई एक घोषणा नहीं कर दी थी कि मैं भूगोल को 2 भागों में बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं था। वारेनियस की जो पुस्तकें हैं, उसका कंटेंट कुछ इस प्रकार का है कि बाद के जो विद्वान आए, उनको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है, और लोग ये कहने लगे कि इन्होंने भूगोल में विभाजन का काम किया है। और इसमें भी 2 मत हैं, ब्लाश और उनके शिष्य लोग जो हैं, हम जानते हैं ब्लाश, ब्रूस। ब्लाश के जो शिष्य हैं, ब्रूस, मार्तोन, डिमांस, ये बहुत महान शिष्य हैं ब्लाश के। और ब्लाश और उनके बहुत सारे समर्थक ऐसे यह मानते हैं कि इनकी आस्था भूगोल के विभाजन में नहीं थी, और बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं, ज्यादातर बुक्स में ये लिखा होता है कि इन्होंने भूगोल में विभाजन किया। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि यद्यपि इन्होंने विभाजन तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो बुक्स लिखी, जो मैटर इन्होंने दिया, वो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत कर रहा था कि ये भूगोल को इस प्रकार के क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल और मानव और भौतिक भूगोल में बांट रहे हैं। ऐसा संकेत इनकी इस जो 2 बुक्स हैं, इससे हमें मिलता है। लेकिन हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि ये इसमें के पक्षधर थे, भूगोल को बांटने के पक्षधर थे। हो सकता है हम आज कोई बुक लिखें, उसमें हमें ना पता हो कि भविष्य में जाके इस बुक की जब लोग स्टडी करेंगे, जब इस बुक की मतलब एनालिसिस करेंगे, तो उन्हें क्या मैटर मिल जाएगा और लोग मेरे बारे में क्या चीजें बोलने लगेंगे। हो सकता है कि उन्हें इस चीज का उस वक्त ध्यान ना रहा हो, उन्होंने ऐसे लिख दिया, उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को लेके लिख दिया और फिजिकल एस्पेक्ट को लेके लिख दिया।
रीजनल एस्पेक्ट को लेके और सिस्टमेटिक एस्पेक्ट को लेके लिख दिया। और बाद के जो विद्वान आए उन्होंने जब इसका एनालिसिस किया तो वो कहने लगे कि अरे इन्होंने तो भूगोल में विभाजन का काम किया है। तो दोनों बातें हैं, दोनों तर्क सही हैं। जो विद्वान ये मानते हैं कि इन्होंने भूगोल में विभाजन करने का काम किया, उनका तर्क इसलिए सही है कि कहीं न कहीं यह तो एक संकेत इनकी रचनाओं से मिल ही रहा है। और दूसरा, जो कुछ विद्वान ब्लाश जैसे ये मानते हैं कि इनकी आस्था भूगोल के विभाजन में नहीं थी, ये कथन भी सही है। हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी रचनाओं में इन चीज़ों को शामिल किया हो, उनके मस्तिष्क में दूर दूर तक नहीं आया हो कि ये आगे जाके विद्वान लोग ऐसा कहेंगे कि मैं भूगोल को बांट रहा हूँ या मैंने भूगोल का विभाजन किया है। तो दोनों लोगों के मत सही हैं, दोनों लोगों के मत परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन इतनी सारी कहानी को जानने का मतलब यह था कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएं। आप सिर्फ इतना न जाने, आंसर में तो ये चीजें आप मुझे पता है कि हो सकता है न लिख पाए क्योंकि समय बहुत कम होता है और जनरली वॉरेनियस पे इतना लंबा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वॉरेनियस पे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं या बहुत सारे जियोग्राफर्स के साथ को एक साथ लिखने को आता है। लेकिन अगर वॉरेनियस के बारे में शॉर्ट नोट आता है तो आप तब भी इन चीज़ों को ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कभी भी अगर वॉरेनियस पे आपको कोई लेक्चर देना है, कभी आपको वॉरेनियस के बारे में बताना है, तो जो चीज़ें आपने बुक्स में पढ़ी हैं उससे आप हट के कुछ बताएंगे। जो आपको किसी टीचर ने पढ़ाया है उससे भी आप हट के कुछ यहाँ पे पढ़ाएंगे, बताएंगे लोगों को। लोग सिर्फ 2 बुक्स के नाम रट लेते हैं और छोड़ देते हैं वॉरेनियस को, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है। हम जब तक उनके बारे में गहराई से नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज को नहीं समझ सकते हैं जो बातें इन्होंने बताई हैं। तो ये रहा, एक डिटेल में हमने अध्ययन किया एक ही 2 बुक्स के विषय में। और क्वेश्चन में बता दूं सीधे सीधे यही आता है कि इनकी 2 बुक्स के बारे में, और एक क्वेश्चन जो आप जानते ही हैं कि किसने भूगोल में विभाजन का काम किया था या कौन इससे संबंधित है, तो वहां तो सीधे सीधे हम आंसर जानते हैं, बर्नार्ड वॉरेनियस। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इनका कार्य ये है कि इन्होंने यह बताया, ऐसा माना जाता है कि प्रथम भूगोलवेत्ता ये थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान भूमध्य रेखीय पेटी में नहीं बल्कि अयन रेखाओं के समीप स्थित मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। और इस प्रकार वॉरेनियस महोदय को 17th सेंचुरी का एक बहुत ही महान भूगोलवेत्ता माना जाता है। आप ये देखिए कि 1622 में इनका जन्म हुआ, तो कितने कम समय में सिर्फ 2 बुक्स लिख के कितने महान ये बन गए। ये बहुत ही एक हमें सीख दे रहा है इनका जीवन, और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जीवन बहुत ही बड़ा भले ना हो, लेकिन जो कार्य हैं वो इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे भूगोलवेत्ता ऐसे भी हुए होंगे जिन्होंने बीच में, इनके बाद से लेकर इनके पहले भी बहुत हुए होंगे और इनके बाद भी बहुत हुए होंगे, जिन्होंने बहुत बुक्स लिखी होंगी लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता है। लेकिन इनकी 2 बुक्स ने इन्हें विश्व प्रसिद्ध कर दिया। और कितने पुराने जियोग्राफर हैं ये, आप देखिए 1622 के जियोग्राफर हैं, लेकिन आज भी हम इन्हें पढ़ रहे हैं, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं। तो यह चीज इनके विषय में इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार इस अध्याय में इतना ही। आगे हम लोग जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें अगले जो हमारे जियोग्राफर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, जो टॉप 6 हमको पढ़ने हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि यूजीसी के सिलेबस में 6 भूगोलवेत्ताओं की स्पेशल स्टडी करनी है हम लोगों को। तो वॉरेनियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले अध्याय में हम लोग इमानुएल कांट, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जियोग्राफर है, उनका अध्ययन करेंगे।